यहाँ पर अपन देखते हैं कि मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर मेरे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है मेरे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले तो रैंडम मोशन कर रहे थे क्योंकि मैंने उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था। तो रैंडम मोशन में नेट इफेक्ट क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन का, वो क्या हो जाता है, जीरो। तो वहाँ पे नेट करंट नहीं होता है। लेकिन अब मैंने क्या लगा दिया, उसके कंडक्टर के अक्रॉस द एंड्स मैंने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलेंगे अपन नेगेटिव टर्मिनल। जो टर्मिनल पॉजिटिव होगा उसका मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ तक पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है क्या, हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल आप जान चुके हैं पोटेंशियल क्या है, और ये है क्या, लोअर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया अपन ने V बैटरी का, ठीक है, V वोल्ट का। अब ये जो मैंने लगा दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव क्या इम्प्लांट की मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये मेरी क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लान करी, तो आप लोग 12th में पढ़ेंगे, ये अपने पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज नथिंग बट चार्ज मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपना क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है और अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को पुट किया है, तो जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगेगा। बट अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अगर मैंने उसके अंदर नेगेटिव चार्ज को इम्प्लांट किया है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड लगेगा। ये बात तय है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, QE होगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, अगर नेगेटिव चार्ज को मैं रखता हूँ तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे अपन देखेंगे, तो इनके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगेंगे। अब इनका कैसा मोशन होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। पहले रैंडम मोशन हो रहा था, लेकिन अब जो फोर्स है वो सब पे इस साइड लग रहा है। अभी देखा अपन ने इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। तो अभी देखा अपन ने नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। तो फील्ड मेरी थी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहे थे वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लगेंगे। जो फोर्सेस इधर लग रहे हैं वो इनको क्या करवाएंगे, ड्रिफ्ट करवाएंगे। ड्रिफ्ट मतलब क्या करवाएंगे, डिस्प्लेस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ड्रिफ्ट। तो जो इनकी स्पीड होगी उस स्पीड को बोला है VD, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट स्पीड, और यू कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो जिस स्पीड से मूव करेंगे उसको V सबस्क्रिप्ट में D लिख के डिनोट करेंगे, दैट इज नथिंग बट ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोला जाता है, ये ड्रिफ्ट स्पीड। अब ये इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट स्पीड किसको बोला जाता है। अब ड्रिफ्ट स्पीड किसको बोलते हैं वो अपन समझते हैं। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी अपन ड्रिफ्ट स्पीड को धीरे से समझेंगे। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैंने मान ली V1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान ली V2, तीसरे की मान ली V3, ऐसे V4 डैश 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 डैश, ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी होगी, Vn। आप न्यूटन्स, आप इक्वेशंस ऑफ मोशन जानते हैं, क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, आप जानते हैं क्या, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। क्या होती है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड को लिखा V1, कितनी हो जाएगी वो, U1 प्लस AT1। अब सर यहाँ पर V1 लिखा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, U1 लिखा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन यहाँ पर T1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर A1 नहीं लिखा है। यहाँ पर A1 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सेम है, किसी का भी डिफरेंट नहीं है। क्यों सेम है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं। तो अभी देखा था अपन ने फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। तो फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू ई, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज कितना है, E इंटू ई। फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हम ये भी जानते हैं
कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फोर्स तो रिप्लेस कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ई इंटू ई, तो एक्सेलरेशन कम आउट टू बी ई इंटू ई बाई एम। अब सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो क्या रहेगा, सेम, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम, और सारे इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहेगा, सेम, तो सबके लिए एक्सेलरेशन क्या आ गया, सेम आ गया। तो एक्सेलरेशन सबके लिए सेम रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने ए पुट किया। मैंने इसको A1 A2 A3 पुट नहीं किया है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई होता है और एक होता है फोर्स इक्वल्स टू ए में। यहाँ पर फोर्स इक्वल्स टू ए में पुट किया अपन ने, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ई इंटू ई, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई वो आई ई इंटू ई बाई एम, वेयर ई इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक्सेलरेशन किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पर जो मास है ये किसका है, इट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन का है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन की, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, वैसे अपन देखेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो जाएगी, U2 प्लस AT2, वैसे ही हो जाएगी U3 प्लस AT3, एंड इसकी हो जाएगी U4 प्लस AT4 एंड सो ऑन, ये आ जाएगी UN प्लस ATN। सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड्स को मैंने क्या किया, इन सारे इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, क्या किया है, इन सबको मैंने ऐड किया, क्या किया, ऐड। तो मेरे पास क्या मिलता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश 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 क्या मिलेगा, Vn इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करेंगे तो मिलेगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 प्लस UN, क्या मिलेगा, UN मिलेगा, प्लस इन सबको ऐड करूंगा मैं तो एक कॉमन निकल जाएगा, क्या क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 प्लस Tn हो जाएगा क्या। मैंने सारी स्पीड्स को जोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को n से, वेयर n इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है। यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो यहाँ पर n से डिवाइड किया तो V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश प्लस Vn इज इक्वल्स टू n से डिवाइड हो गया, यहाँ पर U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश प्लस Un, यहाँ भी n से डिवाइड हो जाएगा, प्लस a कॉमन आ गया था, T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश प्लस Tn डिवाइडेड बाई n हो गया। ये कौन सी स्पीड आई है, देखो, सम ऑफ ऑल द स्पीड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाती है एवरेज स्पीड। क्या कहलाता है ये, आप जानते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज मतलब मान लो क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं और एक के नंबर फिजिक्स में जो आए हैं वो 90 है आउट ऑफ 100, दूसरे के हैं 80 आउट ऑफ 100 और एक के हैं 70 आउट ऑफ 100। अगर मुझे क्लास का एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबके मार्क्स को ऐड करूँगा एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने क्लास में करूँगा, तो मुझे एवरेज फिजिक्स नंबर आ जाएंगे मेरे पास पूरी क्लास के। वैसे ही यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास सारी स्पीड्स थी, सारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐड किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, तो ये एवरेज स्पीड आई है। इसी एवरेज स्पीड को बोला जाता है ड्रिफ्ट स्पीड। इसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट स्पीड डिनोटेड बाय Vd। तो यही आपकी Vd की वैल्यू है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे, यहाँ पर मुझे ये एक्सप्रेशन क्या बताता है। अब मैंने जब बैटरी नहीं लगाई थी, तब इलेक्ट्रॉन्स कैसा मोशन कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे। मैंने एक कंडक्टर को पकड़ा जिसमें बैटरी नहीं लगी हुई है, तो मुझे उस कंडक्टर से करंट लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि जब बैटरी नहीं लगाई थी तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे। जो टेम्परेचर डिफरेंस किस वजह से कर रहे थे, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स रैपिड मोशन करेंगे, तेज़ी से मोशन करेंगे, बट अब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो मोशन कर रहे थे। अब मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहे हैं। पहले हो रहा था नेट स्पीड क्या हो गई थी, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे, जिगजैग मोशन हो रहा था, तो उनका जो नेट इफेक्ट निकल के आ रहा था वो 0 हो रहा था। तो इनिशियल अगर देखूं, जब बैटरी लगाई थी तब ये स्पीड है Vd, जब बैटरी नहीं लगाई थी तो वो इनिशियल स्पीड क्या है, 0।
उन सब का नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0, क्योंकि मुझे पहले करंट नहीं लग रहा था, क्योंकि नेट इफेक्ट जब बैटरी नहीं लगाई थी तो इनिशियली देयर वाज नो नेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की कोई नेट स्पीड नहीं है तो वहाँ पर करंट नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। और इसको बोलेंगे एवरेज टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इस टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये जो है एक प्रकार की कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको अपन टाउ से डिनोट करेंगे। ये इस प्रकार के सिंबल से अपन डिनोट करेंगे टाउ। ये सिंबल है टाउ का, उल्टा जे आपका, ये जे होता है उसका, अगर अपन मिरर इमेज बनाएंगे तो ये उल्टा जे मिलेगा, इसको बोला जाता है टाउ। ठीक है, तो इसको अपन टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये टाउ क्या है, दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है, जो टाइम होता है, उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर ए कॉपर इट्स अ फिक्स वैल्यू, फॉर एल्यूमिनियम इट इज़ अ फिक्स वैल्यू, मतलब कि हर मटेरियल के लिए इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है। यानी कि अपन बोलेंगे इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ टाउ। टाउ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब रिलैक्सेशन टाइम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हाँ, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अगर मटेरियल सेम है और अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होगी वो फिक्स वैल्यू होगी। क्या होगी, फिक्स वैल्यू। तो अपन समझते हैं कि अपन ने क्या फॉर्मूला डिराइव करा। अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो फॉर्मूला मुझे क्या मिला, देखिए ये क्या है मेरे पास वी, तो वी लिख दिया मैंने यहाँ पर, इज इक्वस टू, ये तो क्या हो गया 0, ये क्या मिला मुझे ए। अब ए टाउ क्या मिला मुझे, ए और टाउ, और ए की वैल्यू मुझे पता है, क्या वैल्यू है, ई बाई एम, where E is a charge of electron, where E is a charge of electron, capital E is the electric field intensity, M is a mass of electron and tau। ठीक है, अब यहाँ से अपन समझेंगे वी डी इज इक्वस टू ई टाउ एम इंटू ई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन कांस्टेंट, एंड फॉर अ मटेरियल एंड फिक्स्ड टेम्परेचर टाउ इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, एक प्रकार से कांस्टेंट हो गई। मतलब कि फॉर्मूला तो बन गया ये वाला, पर वी डी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वी डी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द ड्रिफ्ट स्पीड विल बी मोर। तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भागेंगे। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी यहाँ पर, मतलब कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी ज़्यादा होगी। यहाँ तक अपने को समझ में आया कि ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू ई टाउ एम इंटू ई। एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। ये क्लास 10th के लेवल का नहीं है, ये 12th में डेरिवेशन आता है, पर मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि इसका यूज़ मैं करूँगा कि ओम्स लॉ डिराइव कैसे होगा, वो डिराइव करेंगे अभी अपन। ओम्स लॉ का डेरिवेशन भी सिलेबस में नहीं है, बट आपकी फील के लिए कि आपको फील आए कि हाँ एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं करा रहा हूँ आपको। ड्रिफ्ट स्पीड आ गई समझ में, इसके बाद अपन देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक, इतना आप नोट डाउन करें। ना अपन देखते हैं यहाँ पर, अभी अपन ने ड्रिफ्ट स्पीड देखी, अपन फिर से डायग्राम बनाते हैं। फिर से अपन देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वी, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे, फ्री इलेक्ट्रॉन से, 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 फ्री इलेक्ट्रॉन से।
ये एल यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर है और यहाँ पर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या सर? मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, मान लो क्या वायर सिलेंड्रिकल ही होता है, ये सिलेंड्रिकल वायर है और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। द एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट या तो इधर फ्लो होगा या तो इधर फ्लो होगा, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा दैट एरिया इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब दिस सर्कुलर सेक्शन इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, ये ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, कंडक्टर के वायर का, और ये एल इसकी लेंथ है। अब मैं यहां पर समझता हूं कि ये इधर ड्रिफ्ट करेंगे, ये इधर क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, तो ये यहां से यहां मूव करेंगे, तो मैं मानता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड मैंने मान ली कितनी, vd इज इक्वल टू, मैंने माना कि डेल्टा टी टाइम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है डेल्टा x चले, डेल्टा टी टाइम के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा x चले, तो डेल्टा x डेल्टा l मान लो, डेल्टा l चल लिए, तो इट इज डेल्टा l अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो हो जाएगी वी डी इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा एल की वैल्यू हो गई। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स चले, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया तक पहुँचे, तो डेल्टा एल लेंथ चली डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो उसकी स्पीड थी वी डी, तो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू वी डी डेल्टा टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं सर अपन, वो समझाऊंगा मैं सारी चीज़ें आपको। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कितना वॉल्यूम, इस डेल्टा एल को बोलते हैं ड्रिफ्ट, ये है आपका ड्रिफ्ट, कितना ड्रिफ्ट हुए, और ये है आपकी ड्रिफ्ट स्पीड, ये है आपकी ड्रिफ्ट स्पीड। अब यहां पर अपन देखेंगे कि वॉल्यूम ट्रेवर्स्ड इन डेल्टा टी टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। नाउ व्हाट इज एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, और यहां पर भी कितना है ए, तो एरिया तो ए है, कितना वॉल्यूम ट्रेवर्स हुआ, दिस मच ऑफ वॉल्यूम इज ट्रेवर्स्ड, इतना वॉल्यूम क्या हुआ, ट्रेवर्स्ड हुआ, तो ये एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब लेंथ क्या है यहाँ पर, डेल्टा एल, इस लेंथ को यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द वॉल्यूम ट्रेवर्स्ड, दिस इज द वॉल्यूम ट्रेवर्स्ड ए इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ पर अपन डेल्टा एल की वैल्यू को यहाँ से पुट करते हैं, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय वी डी इंटू डेल्टा टी, ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ट्रेवर्स इन डेल्टा टी टाइम। वॉल्यूम ट्रेवर्स इन डेल्टा वी टाइम इज ए वी डी डेल्टा टी। ठीक है, अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से अपन क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर मैंने कैपिटल एन लिखा है क्योंकि अब मैं यहाँ पर स्मॉल एन और कैपिटल को डिफाइन करूँगा। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। आप ध्यान दीजिए चीज़ों को, ये डेरिवेशन क्लास 12 का डेरिवेशन है, क्लास 10 का नहीं है, बट मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा चीज़ों को, आप डेप्थ में जानेंगे तो कंसेप्ट के अंदर क्लैरिटी आएगी। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे चीज़ों को, उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को एनकाउंटर कर पाओगे। एनटीएससी का भी लेवल नहीं है इतना जितना लेवल अपन यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ओम्स लॉ रटना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रिफ्ट होते हैं, ड्रिफ्ट के कारण करंट कैसे होता है, क्यू कितना होता है, वो यहाँ पर अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। देखो स्टेटमेंट हर जगह लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट पढ़ लो रट लो, उससे कोई सेंस नहीं है।
चीज़ों को इन डेप्थ जानना है तो उसका प्रूफ देखो। प्रूफ इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पे जितना भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ आपको हर चीज़ का प्रूफ मिल रहा है, ठीक है। कैसे हो रही चीज़ें आप वो देखो। तो n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड कैपिटल N इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो मैं इसके अंदर टोटल चार्ज निकालने जा रहा हूं तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। n इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देखा था। q इज इक्वल टू Ne। अब यहां पर अपन देखेंगे कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, तो मेरे पास एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर एक चीज सही कर लो, कैपिटल N इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवर्स्ड इन डेल्टा टी टाइम। ये यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मान लो इसका टुकड़ा मैं काट देता हूं, तो इसका अगर यूनिट वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब है, तो उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां से यहां तक का जो ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम ट्रेवर्स्ड है डेल्टा टी टाइम के अंदर, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैपिटल N है। यहां पर कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के नहीं है, हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवर्स्ड इन डेल्टा टी। व्हाट इज कैपिटल N? कैपिटल N यहां से यहां तक के इलेक्ट्रॉन ट्रेवर्स हुए। क्यों ट्रेवर्स हुए? क्योंकि मैंने बैटरी लगा दी, तो यहां से वहां फ्लो होगा उनका। तो कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवर्स्ड इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम के अंदर यहां से यहां तक जाने का, डेल्टा टी टाइम के अंदर क्या है, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स गए। तो यहां से यहां तक में कितना चार्ज हुआ होगा वो चार्ज निकालेंगे, तो वो चार्ज आएगा। अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवर्स्ड इन डेल्टा टी टाइम, दैट इज कैपिटल N। उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेल्टा टी टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम ट्रेवर्स किया, इतना वॉल्यूम ट्रेवर्स किया, तो वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू AVD डेल्टा टी। आप समझेंगे मेरी बात को। यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N है। कैपिटल N की वैल्यू निकाली जाएगी। यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतना वॉल्यूम कितना है, मेरे बात समझो। अगर यूनिट मीटर क्यूब में, फॉर एग्जांपल देखो, यूनिट मीटर क्यूब के अंदर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मेरा जो वॉल्यूम ट्रेवर्स हुआ मान लो 10 मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो जाएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे ही यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यूनिट वॉल्यूम का n है, तो इतने वॉल्यूम में निकालना है, तो उसमें आप उतने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो यहाँ पे क्या किया, यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स में से इतने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे n इंटू वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, डेल्टा टी टाइम का वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू कैपिटल N की आ गई। वो वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, दैट इज N AVD डेल्टा टी इंटू E। डेल्टा टी इधर आ जाएगा डिवाइड में, NEAVD, और ये क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट, NEAVD। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट की वजह से करंट होता है, और वो करंट की वैल्यू होती है NEAVD, वेयर N इज
number of electrons in unit volume of conductor, E is the charge of electron, A is the cross sectional area of the conductor and Vd is the drift velocity or drift speed of electrons. अपन ने कुछ देर पहले ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला डिराइव किया था. द फॉर्मूला इज Vd इज इक्वल्स टू E टाउ by m, where E is the charge of electron, E is the electric field intensity, tau is the relaxation time which is a constant which is a property of material and temperature and m is the mass of electron. उसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा. तो I इज इक्वल्स टू NEA, Vd इज EE टाउ बाई m, EE टाउ बाई m. तो देखा जाएगा I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ बाई m A इंटू E. अब आपको एक फॉर्मूला देखना है यहाँ पर. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. इसका डेरिवेशन क्लास 12th में देखा जाएगा. आप इस बार डेफिनेशन याद रख लो. इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने देख लिया. अब यहाँ पर अपन ने वैल्यू पुट करेंगे. NE स्क्वायर टाउ m A E की वैल्यू कितनी है V/L. यहाँ तक समझ में आ गई बात. यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो अभी अपन इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा. मैं इस वाले पोर्शन में कर रहा हूँ. दिख रहा होगा आप लोगों को ये वाला पोर्शन. क्या है एक्सप्रेशन कितना आया. N इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ A V/L अपॉन m. यहाँ तक समझ में आ गया. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना. मैं एक काम करता हूँ. ये डायग्राम तो आपने देख ही लिया होगा. आप डायग्राम बना भी लेना पोस्ट करके वीडियो को. मैं डायग्राम को इरेज करके अच्छे से डिराइव करता हूँ. क्या आया अपने पास. I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ बाई m A V/L. हियर V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. अब यहाँ पे देखना अपन ने किया m अपॉन NE स्क्वायर टाउ. इस पूरे को इधर लेके आया. m को इधर लेके आ गए. n को डिवाइड में लिया है. E स्क्वायर को इधर लिया है. टाउ को इधर लिया है. इंटू I इज इक्वल्स टू आप इधर एक काम करो. लेंथ को भी इधर लेके आओ. एरिया को भी इधर लेके आओ. इंटू I इज इक्वल्स टू क्या बन गया V. अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या समझ में आया होगा आप लोगों को. m को इधर पहुंचा दिया. इस पूरे को डिवाइड में लिया है. लेंथ को मल्टीप्लाई में, एरिया को डिवाइड में लाया. इधर पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पर देखो ये पूरी क्वांटिटी जो ब्रैकेट में लिखी है पूरी कांस्टेंट है. क्या कांस्टेंट है. m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट. n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अगर मैंने कॉपर लिया तो ये फिक्स्ड है कि कॉपर के कैसा भी शेप और साइज हो. अगर कॉपर मैंने मटेरियल लिया तो जो यूनिट वॉल्यूम में मटेरियल रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा कॉपर का, चाहे कुछ भी हो शेप और साइज. अगर मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया है कॉपर का, अगर मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया है एल्यूमिनियम का, तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स रहेगा. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ये एल्यूमिनियम के यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने हैं, या कॉपर के या गोल्ड के या सिल्वर के, हर एक कंडक्टर का, हर एक मटेरियल का पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. अगेन टाउ इज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. E is the charge of electron which is again a constant quantity. तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट. और ये मटेरियल में कांस्टेंट तो है लेकिन किस पर डिपेंड कर रहा है. टाइप ऑफ और नेचर ऑफ मटेरियल किस पर डिपेंड कर रहा है. नेचर ऑफ दिस कांस्टेंट क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. इसी को बोला जाता है अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय रो. इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय RH-O. स्पेल करते हैं RH-O. रो पढ़ते हैं इसको. ठीक है. प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर
डिनोटेड बाय रो, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। आपने देखा है इस कांस्टेंट क्वांटिटी को अपन ने रो बोला है, विच इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर इनटू लेंथ बाय एरिया इनटू आई इज इक्वल्स टू वी। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम बनाया था, यहां पे L इज द लेंथ ऑफ मटेरियल, A इज द एरिया। फॉर अ फिक्स्ड मटेरियल, फॉर अ फिक्स्ड वायर, अगर मैंने वायर फिक्स ले लिया तो उसकी लेंथ भी फिक्स्ड है, उसका एरिया भी फिक्स्ड है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो अगेन एक कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर दिस डायग्राम, अगर ये डायग्राम की बात करें, फॉर दिस कंडक्टर लेंथ एंड एरिया इज फिक्स्ड, तो इस पूरी क्वांटिटी को बोला जाता है रो L बाई ए को बोला जाता है कैपिटल R, विच इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। ये है आपका रेजिस्टेंस इनटू I इज इक्वल्स टू V। तो V इक्वल्स टू IR इज यूर ओम्स लॉ। ये आपका ओम्स लॉ है जो कि अपन ने पिछले पूरे वीडियो में अभी तक देखा है कि ओम्स लॉ अपन डिराइव कर रहे थे, उसके लिए अपन ने क्या क्या देखा। अब यहाँ पर देखो, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस है। रेजिस्टिविटी रो को बोला जाता है विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एज वेल एज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया रो L बाई ए, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, temperature, length of the conductor, cross sectional area of the conductor, but resistivity only and only depends on nature of material and temperature। V equals to RI, V equals to IR बोलते हैं। तो ये पूरी चीज़ें अपन ने देख ली, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अपन ने देखी। यहाँ पर एक फिनोमिना मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, क्लास 12 में बताते हैं हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो डिनोमिनेटर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। सुनना मेरी बात को, बहुत मैथमेटिकली बता रहा हूं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया जाए तो ये पूरी क्वांटिटी, आपको पता है ना, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो क्वांटिटी घटती है। अब द डिनोमिनेटर इज इंक्रीजेस, डिनोमिनेटर यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं बढ़ाया जा रहा हूं तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी ये कम, तो ये भी क्या हो जाएगा, कम। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को बढ़ाता हूं तो रेजिस्टिविटी घटती है, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस भी घटता है। और रेजिस्टेंस घटता है मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्या है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो करंट का फ्लो स्मूथ होगा, मतलब उसको जो मैं अपोजिशन ऑफर कर रहा हूं वो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा हूं, उसको रेजिस्ट कर रहा हूं उसके मोशन को, वो क्या होगा, कम। मतलब कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेसर विल बी द रेजिस्टिविटी, लेसर विल बी द रेजिस्टेंस। मतलब कि अपने करंट के फ्लो को, रेजिस्टेंस यानी डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, रेजिस्टेंस कम हो रहा है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा हूं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर बढ़ते हैं तो रेजिस्टिविटी घटती है, रेजिस्टेंस भी घटता है। मतलब कि रेजिस्टेंस घटता है, यानी कि V इक्वल्स टू, यहां से क्या है, मैथमेटिकली समझो, V इक्वल्स टू क्या आ गया यहां पर, IR। अगर मैं अगर मैंने सप्लाई सेम दिया, मैंने पोटेंशियल जो अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस वो कांस्टेंट है, मोर लेसर द रेजिस्टेंस। अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया, रेजिस्टिविटी घटी, रेजिस्टेंस घटा, करंट बढ़ा, यानी कि आपके करंट को रोका नहीं जा रहा है। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, मतलब कि अपोज करना, किसको, फ्लो ऑफ करंट को। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे कंडक्टर के अंदर, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। मतलब कि यहां से अपन रेजिस्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं, सबसे ज्यादा सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे अपन ने रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की देखी है। समझ में ही बात किया। तो सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर वो होगा, कंडक्टर मतलब क्या, करंट के फ्लो को सपोर्ट करना, विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगा, मतलब करंट को रेजिस्टेंस कम मिलेगा, करंट अच्छे से मूव कर पाएगा,
कंडक्टर वही चीज़ था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास करवा दे। सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। मतलब सिल्वर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास करवा देगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो रजिस्ट कम करता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से अपन देखेंगे एक एक चीज़ को। इसको आप नोट डाउन करें, ये आपका ओम्स लॉ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है। मैंने नंबर ऑफ टॉपिक्स को एक ही के अंदर इंक्लूड करके आपको समझा दिया है। रेजिस्टिविटी अगेन डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एज वेल एज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इस प्रकार से अपन ने पूरा ओम्स लॉ देखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखें, इसको आप नोट डाउन करें। ना यहाँ पर अपन देखते हैं, अभी अपन ने एक टर्म पढ़ी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इसको रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफर्स द अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड डिसिपेट्स एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इसको डिनोट करते हैं अपन इससे, ये मेरा सिंबल है रेजिस्टेंस का, मैं इसको इससे डिनोट करता हूँ, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। जैसे बैटरी का सिंबल अपन ने देखा था, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, इट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। वैसे ये रेजिस्टेंस है डिनोटेड बाय आर, ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब मान लो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जिसका रेजिस्टेंस आर है, द रेजिस्टेंस इज आर, और बैटरी लगाई है मैंने वी वोल्ट की, तो यहाँ से वी वोल्ट है, करंट आई जाएगा। तो करंट आई को कौन अपोज करेगा? रेजिस्टेंस अपोज करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। और अगर किसी भी चीज़ को अपोज करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा, डिसिपेट्स एनर्जी, और वो कन्वर्ट होगी हीट के अंदर। अब देखो, अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरी बाइक से, और या फिर मेरी कार से जा रहा हूँ मैं, अगर मुझे स्मूथ रोड मिल रहा है, तो जो मेरे टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हीट लॉस कम होंगे, क्योंकि द रोड इज़ स्मूथ। बट इफ़ द रोड इज़ जिगजैग, मतलब उसके अंदर अप एंड डाउन्स है, रोड के अंदर रोड इस प्रकार का है, ठीक है, तो वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर सरफेस स्मूथ नहीं है, अनइवन है। अनइवन सरफेस के कारण मेरे लॉसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मेरे को ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस मेरे को, जो स्मूथ रोड है उसमें, स्मूथ रोड में मुझे रेजिस्टेंस कम मिलेगा, तो मेरे लॉसेस भी कम होंगे। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मेरे लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर वैसे ही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इसका एक और अपन ने ओम्स लॉ भी डिराइव किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था ओम्स लॉ का, अपन ने ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था। वहाँ से अपन ने देखा था रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द करंट, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इट्स द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द रिजल्टिंग करंट इन अ क्लोज सर्किट। करंट तभी होगा जब सर्किट क्लोज होगा, ओपन सर्किट में करंट एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने बता भी चुका हूँ आपको। द रेशियो ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के कारण रिजल्ट क्या मिला मुझे? इलेक्ट्रिक करंट। तो इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रिजल्टिंग करंट, उसकी वजह से करंट, रिजल्टिंग करंट, दोनों का जो रेशियो है, क्लोज सर्किट के अंदर करंट है, उसका रेशियो बोलता है रेजिस्टेंस। अब इसकी ऐसा यूनिट अपन ने क्या देखी थी? इसकी ऐसा यूनिट देखी थी अपन ने वोल्ट अपॉन, इसकी ऐसा यूनिट देखी थी अपन ने एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और उसी को बोला जाता है ओम, डिनोटेड बाय दिस सिंबल, द सिंबल कॉल्ड ओमेगा, ठीक। तो इस सिंबल से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये ओम का सिंबल है, ओम लिख दो या फिर ये सिंबल बना दो, इट्स द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि वोल्ट पर एम्पियर को ही अपन ने ओम बोला है, इट्स द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एब्रीवेटेड एज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नेम पे ओम नाम रखा है। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी? अगर यहाँ पर 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे अपन, और अगर उसकी वजह से रिजल्ट मुझे 1 एम्पियर मिलता है क्लोज सर्किट के अंदर, तो वहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो वही डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर then the current produced in it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm। यानी कि आपको 1 ओम की डेफिनेशन भी क्लियर है, यानी कि रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट एंड डिसिपेट्स एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट, अभी अपन ने ये भी देखा था रो एल बाई ए, तो अपन इसको भी अभी ध्यान में रखेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी अपन देखने वाले हैं। इतना आप लोगों भी नोट डाउन करें, देन अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।